Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is DC generator from chapter number 15. डीसी जनरेटर में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे जनरेटर के जो डिवाइस है यूज़ करके हम यहाँ पर डायरेक्ट करंट यानी एक ही डायरेक्शन में करंट को हम फ्लो करा सकें। उसके लिए क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट करंट को, ठीक है, जिसको हम यूनिडायरेक्शनल करंट भी कहते हैं, यानी वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। इसकी डायरेक्शन हर, जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था एसी जनरेटर में कि हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स हो जाती थी। लेकिन डीसी जनरेटर में क्या होगा कि जैसे करंट फ्लो करेगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आउट दी जो है उसमें से जो सर्किट में से पास कर रहा है उसकी करंट की डायरेक्शन यूनी रहेगी, यानी एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा। 1834 में विल्सन स्टर्जन एक साइंटिस्ट था जिसने एक डिवाइस इन्वेंट की थी जिसको हम क्यूमिटेटर कहते हैं। और क्यूमिटेटर क्या है, ये प्रिवेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को कि वो चेंज करे हर हाफ साइकिल के बाद। सो क्यूमिटेटर यहाँ हम यूज़ करते हैं, ये वो डिवाइस है जो बेसिकली करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करने देती। प्रिंसिपल डीसी जनरेटर का बिल्कुल वैसे ही है जो कि हमने एसी जनरेटर में पढ़ा था, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें फ्राइडेज लॉ और म्यूचुअल ईएमएफ को हम यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी सेम वही है, सिर्फ एक नंबर 3 पॉइंट का फ़र्क आता है, जिसको मैंने हाईलाइटेड रेड से किया है, उसको भी हाईलाइटेड रेड से किया था। इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आर्मेचर आता है। आर्मेचर ये वही आर्म्स हैं जिसमें हम ABCD रिंग हम जब लेते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में, तो इसको हम आर्मेचर कहते हैं। इसमें हम प्रैक्टिकली नंबर ऑफ कॉइल्स को यूज़ करते हैं जो कि आयरन सिलेंडर पे बाउंड होती हैं, लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर ऑफ कॉइल को यूज़ कर रहे हैं। फिर इस नंबर ऑफ कॉइल्स को या आर्मेचर को हम परमानेंट मैग्नेट में प्लेस करते हैं। परमानेंट मैग्नेट बेसिकली क्या काम करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो को यूज़ हम करते हैं। उसके लिए हम आर्मेचर जिसके दरमियान में हमने प्लेस किया होता है, तो दैट इज़ द परमानेंट मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली वहाँ प्रोड्यूस होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो थर्ड पॉइंट है ये बेसिकली डिफरेंस करता है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में, दैट इज़ दी स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स बेसिकली 2 हाफ्स ऑफ अ सिंगल रिंग है और ये बिहेव करते हैं एज अ क्यूमिटेटर। और क्यूमिटेटर मैंने पहले आपको बता दिया है कि ये डिवाइस इन्वेंट की थी विलियम ने 1834 में। ये बेसिकली क्या काम करती है कि डायरेक्शन ऑफ करंट को जो है वो चेंज नहीं होने देती। ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, क्यूमिटेटर्स। तो क्यूमिटेटर हम लगाते हैं। क्यूमिटेटर क्या होते हैं, बेसिकली ये एक रिंग को हमने एक जो हमारे पास रिंग है उसको अगर हम 2 पोर्शंस में ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे क्यूमिटेटर्स कहलाएंगे। और हर कॉइल के साथ ये एक क्यूमिटेटर लगा होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो नंबर ऑफ कॉइल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके हर एंड के ऊपर एक ये क्यूमिटेटर मौजूद होता है। ईच हाफ ऑफ द स्प्लिट रिंग इज कनेक्टेड टू द ईच रोटेटिंग कॉइल, जो कि मैंने अभी आपको बात बताई है। नेक्स्ट टू इट इज़ द कार्बन ब्रशेज। तो ये कार्बन ब्रशेज हम वो यूज़ करते हैं यहाँ पर और जिसको हम बी और बी डैश के नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे हमारे स्प्लिट रिंग बेसिकली जहाँ से कनेक्टेड होंगे वो ब्रश बी एंड बी डैश होगा, ठीक है जी। और मैकेनिकल सोर्स हम देंगे, ये वो मैकेनिकल सोर्स है कि जो हम खुद से अप्लाई करेंगे, जिससे कॉइल जो है वो रोटेट करेगा अपने ही एक्सिस के ऊपर। सो ये 4-5 चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे जो क्यूमिटेटर है ये फंक्शन करके जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम अब इसकी 1 कंप्लीट रोटेशन में देखते हैं कि कहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज 0 होती है, कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ मिनिमम होती है और कहाँ करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रशेज़ हैं बी एंड बी डैश ये फिक्स रहेंगे, ये अपनी जगह से मूव नहीं करते। यही काम बेसिकली हमारे एसी जनरेटर में भी होता है कि ब्रशेज़ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते, चाहे वो एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो। एसी जनरेटर में ये होता था कि स्लिप रिंग्स थ्रू आउट द ब्रश के साथ वो घूमते रहते थे, जिससे बाहर करंट की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होती थी।
लेकिन इस केस में जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये अपनी डायरेक्शन विद द आर्म्स जो है जैसे ए बी सी डी के साथ चेंज करते जाते हैं, इसीलिए बाहर करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। इस चीज़ को हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखें ये ए बी सी डी हमारे पास एक लूप है जिसको हम आर्मेचर भी कह रहे हैं, और स्टार्टिंग में वी और बी की डायरेक्शन सेम है, इसलिए करंट इस लूप में क्या होगा, जीरो होगा। यानी वी और बी की डायरेक्शन सेम होगी तो इंड्यूस्ड करंट इस लूप में जीरो होगा। और अगर आप इस केस में देखें, बी इज कनेक्टेड विद स्प्लिट रिंग एस और बी डैश इज कनेक्टेड विद द स्प्लिट रिंग एस डैश। करंट फ्लो नहीं कर रहा बाहर को, लेकिन जब ये कॉइल रोटेट करके इस पोजीशन पे आता है जिसमें हम कहते हैं कि वो 90 डिग्री रोटेट किया है, उस केस में जो हमारी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड होगी, यानी वी की डायरेक्शन में हमारा थंब होगा और बी की डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स होंगी, तो पाम की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, और बी से होता हुआ सी, सी से डी, और डी से होता हुआ ये स्प्लिट रिंग एस डैश से ब्रश बी की तरफ से होता हुआ फ्रॉम योर लेफ्ट टू कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है, और राइट से ये दोबारा ब्रश बी डैश से होता हुआ एस स्प्लिट रिंग से होता हुआ दोबारा ए बी की तरफ आ रहा है। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट रही है, और बाहर की तरफ जो डायरेक्शन ऑफ करंट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। यानी इस पोजीशन पर जब हमारा लूप होगा तो उस वक्त आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट जो है वो उसमें से फ्लो कर रहा होगा। फिर जब डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज जब होगी उस वक्त आप देखें कि जो डायरेक्शन है इस केस में V की डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट होगी और B की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट होगी, और इस दफ़ा इस टाइम पर जो एंगल बन रहा होगा इस पोजीशन पे दैट इज़ 180 डिग्री। 180 डिग्री जब एंगल होता है तो करंट फिर ज़ीरो हो जाएगा। यानी इस पोजीशन पर जब ये नॉर्थ और साउथ पोल्स के दरमियान पैरेलल लूप की पोजीशन आएगी, तब जो इंड्यूस करंट है इस लूप में दोबारा से क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब दोबारा से ये जो है लूप नॉर्थ और साउथ के दरमियान परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो उस केस में V की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, यानी थंब आपका आउटवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी फिंगर्स आपकी टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड होंगी, तो जो पाम की डायरेक्शन है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन होगी। अब ए बी में से पहले करंट डाउनवर्ड आ रहा था, अब करंट अपवर्ड जा रहा है, और इस वक्त ये ए बी जो है ये हमारा स्प्लिट रिंग एस से कनेक्टेड है। थ्रू आउट देखिए ए बी जो है हमारा ए बी आर्म जो है वो स्प्लिट एस से कनेक्टेड है, और एस इस टाइम ब्रश बी से कनेक्टेड है, और यहाँ से करंट होता हुआ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दोबारा से यहाँ बी डैश से होता हुआ एस डैश से होता हुआ डी सी से डाउनवर्ड जा रहा है, और अपना ये डायरेक्शन जो है वो जो है कंप्लीट कर रहा है। और जब अगेन यहाँ पर जो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, जिस वक्त वी और बी आपस में दोबारा से पैरेलल हो जाएंगे और वो अपना 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करता है, तो इस केस में करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, करंट की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर ब्रश जो है वो एस से कनेक्टेड है और ब्रश बी डैश एस डैश से कनेक्टेड है, और इस तरह से ये स्प्लिट रिंग्स अपनी डायरेक्शन हर पोजीशन पर चेंज करते जाएंगे, लेकिन ब्रश जो है वो ब्रशेस जो हैं हमारे फिक्स रहेंगे, और कभी ब्रश बी जो है वो एस डैश के साथ कनेक्टेड होगा और कभी एस के साथ कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से डायरेक्शन जब स्प्लिट रिंग्स अपनी चेंज करते जाएंगे तो इनसाइड तो डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन आउटसाइड डायरेक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब हम इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं कि जब करंट ज़ीरो था तो ये हमने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मैंने एक ग्राफ से ड्रॉ किया है। तो इनिशियली जब करंट ज़ीरो था तो हम इस पॉइंट पर थे, लेकिन इस पॉइंट पर मैक्सिमम करंट था और पॉजिटिव हमारे पास करंट आ रहा था, तो हम इसकी डायरेक्शन को कुछ इस तरह से बनाएंगे। फिर उसके बाद इस पॉइंट पर ज़ीरो करंट आ रहा था और हम दोबारा से इसको ग्राफ पे ज़ीरो पे ले आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकली तो माइनस में वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर आउटसाइड दिस सर्किट जो करंट की डायरेक्शन है वो राइट साइड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस पे भी करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, लेकिन आउटसाइड जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए हम मैथमेटिकली डाउनवर्ड जाने के बजाय उसकी जो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन है वो आउट जो है सेम रहेगी, जिसकी वजह से हम नीचे की तरफ ग्राफ ड्रॉ करने के बजाय अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। और उसके बाद दोबारा जब लास्ट में इनिशियली पोजीशन पे वो साइकिल कंप्लीट करता हुआ आ जाता है तो हम देखते हैं वो दोबारा 0 पॉइंट पर आ जाता है। तो आप इस तरह से देखते हैं कि जहाँ लूप नेगेटिव पे बन रहा था वहाँ पर क्यूम्यूटेटर्स की मदद से यानी स्प्लिट रिंग की मदद से हमने इसके नेगेटिव हाफ
ग्राफ को भी क्या कर दिया, पॉजिटिव। अब आप देखें कि जो हमारे पास करंट है वो हॉरिजॉन्टल के सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी डायरेक्शन जो है करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्प्लिट रिंग्स। ये जो कम्यूटेटर्स हैं इनकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड दी जो सर्किट है वो सेम रहती है। ठीक हो गया। और इस केस में स्प्लिट रिंग्स अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करते रहते हैं, जबकि ब्रशेस अपनी जगह पर क्या रहते हैं, फिक्स कर रहते हैं। यहाँ पर एक और जो है ड्रॉबैक आता है कि फ्लक्चुएशन जो है आउटपुट में प्रोड्यूस होती है। आप देखिए यहाँ मिनिमम है या मैक्सिमम है, फिर यहाँ मिनिमम है या मैक्सिमम है, फिर मिनिमम है। तो जो एक पल्स की फॉर्म में आउटपुट आपके पास आती है, कभी जीरो वैल्यू होती है, कभी मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। तो पल्सेटिंग फॉर्म में आउटपुट आपके पास आती है। इस पल्सेस को ख़त्म करने के लिए, इस फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए आउटपुट में हम उसको रिड्यूस कैसे करते हैं कि हम वहाँ पर एक कॉइल की बजाय बहुत मैनी नंबर ऑफ कॉइल्स वहाँ पर यूज़ करते हैं, और हर कॉइल को कनेक्ट करते हैं सेपरेट कम्यूटेटर्स के साथ, यानी एक से ज़्यादा कम्यूटेटर्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली एक से ज़्यादा कम्यूटेटर्स यूज़ किए जाते हैं। सो आउटपुट जो है वो टैप्ड हो जाती है। ठीक है, आउटपुट जो है हम सिर्फ वही लेंगे जहाँ पर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रही होती है। यानी हम टैप की बात करें कि आउटपुट इज टैप्ड ओनली एट दैट वैल्यू कि जिस पे हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ आउटपुट में आ रही होगी, यानी पीक वैल्यू शो कर रही होगी। सो दिस रिड्यूसेस द पल्सुएटिंग वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म। तो हमारे पास जो ईएमएफ आती है इन द रिजल्ट वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट होती है। कुछ इस तरह से मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो आपके सामने जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉइल्स यूज़ होंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म, अगर हम हर की पीक को कंसिडर करेंगे तो आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। तो अगर आप देखें तो ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म, जिसको मैं रेड से अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आप देखें वो इस तरह से आपके पास इस फॉर्म में कुछ बनेगी। तो उसकी रिड्यूस हो जाएगी पल्सुएटिंग वैल्यू, लेकिन बिल्कुल फ्लैट नहीं हो सकती जैसे कि डीसी करंट होता है। लेकिन हम उसकी अगर टैप करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, इसको हमने यहाँ पर टैपिंग की है, तो आप देखें कि जो पहले एक थी कि बिल्कुल ही पल्सुएटिंग फॉर्म में आ रही थी, अब वो रिड्यूस होके हमारे पास उसकी पीक वैल्यू आ गई है। तो पल्सुएटिंग जो है वो हम इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।